हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। क्लास 12 का ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ये चैप्टर अपने को बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर करवाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, और ये बहुत सिंपल भी है। इसके फंडे ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत आसान भी लगता है अपने को और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन लाइट की स्टडी करते हैं, यानी कि ऐसी ब्रांच जिसके अंदर लाइट की स्टडी की जाती है वो ऑप्टिक्स होती है। क्लियर। अब ऑप्टिक्स को समझने के लिए, लाइट को समझने के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं। एक तो लाइट को रे मान के कुछ फिनोमिनाज निकाले जाते हैं, कुछ फिनोमिनाज लाइट को वेव मान के निकाले जाते हैं। ये एक बहुत अजीब सी कहानी है, बड़ी कहानी है, जिसके बारे में अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि लाइट को रे मानकर, अर्थात जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मानकर अपन इनकी चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम कर रहे हैं लाइट को रे मानकर सॉल्व। तो सबसे पहले बात आती है लाइट क्या है। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी हेल्प से हमें चीजें दिखाई देती हैं। क्लियर है। तो दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसकी हेल्प से हमें जो चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिनकी वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अलग अलग बुक्स में ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू अपनी बुक के अंदर ये वैल्यू ले रखी है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइट एक टाइप की एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख सकते हैं, दैट इज नॉन एज लाइट। ठीक है। जो डेफिनेशन अपन ने 10th क्लास के अंदर पढ़ी भी थी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल, जिसको अपन बोलते हैं कि लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। जिसकी वेवलेंथ इतनी होती है, जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है और जिसकी वजह से अपने को चीजें दिखाई पड़ती है, दैट इज नॉन एज लाइट। क्लियर बात। तो चलिए ये अपन ने पढ़ लिया है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब अपन ने पढ़ा होगा कि कोई चार्ज मूव करता है, कोई चार्ज मूव करता है, तो एक्सेलरेटेड जब चार्ज है, कोई चार्ज अगर वेलोसिटी के साथ में, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है या फिर एक्सेलरेशन के साथ में मूव करता है, तो हम जानते हैं कि उसके सराउंड उससे कुछ वेव्स निकलती हैं, कुछ वेव्स निकलती है, बहुत सारी वेव्स निकलती है। उन्हीं वेव्स में से एक वेव है अपने पास में लाइट वेव। ठीक है। लाइट रे है वो एक निकलती है, उसकी अपन बात पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर तो एक गामा वेव भी होती हैं, एक्सरे भी होती हैं, यूवी रेज भी होती हैं, लाइट भी होती हैं और इंफ्रारेड भी होती है। बहुत सारी रेज हैं, इनमें से सिर्फ इस लाइट की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे टाइप हैं और भी है, लेकिन हमें इस बात की बात करनी है, ये जो वेव है इसकी अपने को बात करनी है। तो चलिए, तो लाइट अपने को देखना है। अब लाइट का फिनोमेना क्या बताता है कि कोई अपने पास में, कोई मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या फिर कहीं से कुछ वेव निकल रही है। अब ये वेव जिसके ऊपर गिर जाएंगी वो चीज़ अपने को दिखाई देने लग जाएगी, वही चीज़ लाइट है। क्या बताया कि कुछ चीज़ें निकल रही हैं, जैसे कि अपने पास में एक बल्ब है, बल्ब से कुछ वेव निकलती हैं, जिसके ऊपर वो जो चीज़ बल्ब की रोशनी गिर जाती है वही चीज़ अपने को दिखाई देने लग जाती है और वही लाइट है। कुछ वेव ऐसे भी निकलती हैं अपने पास में जो अपने को दिखाई नहीं देती है, जैसे कि एक्सरे। हम एक्सरे करवाने गए भी होंगे, अपन ने देखा होगा, एक चार्ट सा देते हैं एक प्लास्टिक का सा, उसके अंदर एक्सरे जो रेज निकलती हैं, लेकिन अपने को वो दिखाई नहीं देती हैं। गामा रेज भी अपने को दिखाई नहीं देती है, लेकिन इन रेज की वजह से हमें चीज़ें दिखाई जरूर पड़ती हैं, इस रेज की वजह से, इस रे की वजह से। आई बात समझ में। तो ये अपन ने देख लिए, ये है लाइट वेव, यानी कि जो भी अपने को चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कोई भी चीज़ XYZ जो भी अपने को दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लाइट गिर रही है, लाइट रेज गिर रही हैं, जिसकी वजह से वापस अपने को वो चीज़ें
दिखाई दे रही हैं वही क्या है अपने पास में, लाइट है। मान लिया अपने पास में ये मार्कर है तो इसके ऊपर लाइट गिर रही है तो अपने पास में अपने को ये दिखाई दे रही है, यहाँ से रे निकल रही है बहुत सारी और अपनी आंखों तक पहुँच पा रही है, इस वजह से अपने को ये दिखाई दे रही है। बात होती है क्लियर। तो चलो ये हो गया लाइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है? तो प्लेन मिरर के बारे में अपन जानते हैं, एक स्मूथ कांच होता है, एक स्मूथ कांच है। अगर इसके एक साइड पर हम पॉलिश कर दें तो ये जो बनने वाला, ये जो युक्ति बन जाती है उसे ही अपन प्लेन मिरर बोलते हैं। और ये जो पार्ट है ये क्या होता है, पॉलिश्ड पार्ट, पॉलिश्ड पार्ट। और ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बात, ये हो गया अपने पास में प्लेन मिरर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट हेडिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब हमारे पास मान लिया कि ये प्लेन मिरर है, ये इसका पॉलिश्ड किया हुआ पार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई रे हम डालते हैं, ठीक है, तो एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई ये दूसरे मीडियम पे इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद में वापस उसी मीडियम में लौट जाए तो दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये रही, ये इसको अपन ने कर दिया नॉर्मल। क्या बताया कि अगर कोई रे एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई दूसरे जो मीडियम पर इंसिडेंट होती है और वो ऐसा मीडियम है कि उसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसके बाद में वो टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ जाए तो दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की जो ये इंसिडेंट है उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्लियर बात। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं, जो रे आ रही है जिसको अपन डाल रहे हैं उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और जो जा रही है वापस उसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये हो गया नॉर्मल, ये क्या हुआ है, नॉर्मल। ठीक, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये होता है अपने पास में इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और ऐसे ये एंगल क्या होगा बोलो, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होने वाला है वो होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अरे यही होगा ना बेटा, बिल्कुल यही होगा, मैं होता तो भी यही नाम देता। ठीक है, हम भी जीनियस हैं। तो यहाँ पे ये बात आ गई है, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि ये मीडियम क्या है, फर्स्ट है, और ये मीडियम क्या लिया अपन ने, सेकेंड। अब इस मीडियम का क्या चक्कर है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मीडियम क्या होता है कि एक पाथ है, एक रास्ता है जो कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए चाहिए, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि जो चीज़ जहाँ पे टोटली अवेलेबल है उसको मैं मीडियम बोल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एयर है, तो एयर के अंदर साउंड जो जा रहा है एयर में से जा रहा है, तो साउंड को जो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए वो एयर है। बात आ रही है क्या समझ में? तो ये हो गया एयर। अगर मैं ऐसे ही पानी में बोलता और पानी में भी आवाज़ सुनाई देती तो पानी के अंदर जो मीडियम आया वो क्या होगा, पानी हो। ठीक है ना बात, जो यानी कि टोटल जो चीज़ जहाँ पे टोटली अवेलेबल है वो उसका मीडियम होती है। तो ये जो रे गई, पहली रे इंसिडेंट रे, वो गई एयर से, गई एयर से जाते जाते कहाँ पे टकराई, अपने पास में ग्लास से टकराई, तो ग्लास से टकराने के बाद में वापस एयर में ही आ गई, तो ये इंसिडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। क्लियर बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके रूल्स अपन पढ़ लेते हैं। रूल्स, पहला रूल है एंगल आई शुड बी एंगल आर, इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये क्या है, फर्स्ट रूल है। क्लियर। सेकेंड रूल है अपने पास में, सेकेंड रूल है
इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। कौन सा, कौन कौन सी रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन के अंदर होगी। मान लिया अपने पास में ये तीनों आपस में सिस्टर्स हैं, इंसिडेंट रे हैं, नॉर्मल है, ये तीनों के पास एक ही प्लेन है और दूसरा कोई प्लेन नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। देखो क्या हुआ, आप बात करते हैं प्लेन का मतलब क्या हुआ। प्लेन के अंदर अपन समझते हैं कि मोशन इन 2D को हम प्लेन बोलते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा भी होगा 11th क्लास के अंदर, मोशन इन ए प्लेन 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ा था, 2 डायमेंशनल पढ़ा था। तो ये 2 डायमेंशनल मेथड की बात कर रहा है। तो 2 डायमेंशनल के अंदर क्या था, जब कोई बॉडी इस टाइप से मूव करे कि उसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस टाइप का जो मोशन हुआ करता था उसको अपन बोलते थे 2D मोशन। जैसे कि अपन ने पंखे को रोटेट करवाना बताया था, वो भी क्या था, 2D मोशन था। या हम ब्लैक बोर्ड पे लिखना बताया था अपन ने, वो भी 2D मोशन था। या अपन टीवी की स्क्रीन के अंदर किसी जो हीरो को देख रहे हैं, वो मुक्का मार रहा है, लात मार रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर हो रहा था वो 2D मोशन के अंदर था। इधर जा सकता है हीरो, इधर भी जा सकता है, उछल सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन बाहर की ओर नहीं आ सकता। ठीक है, तो 2D मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये तीनों है एक ही प्लेन में होंगी। और प्लेन कितने होंगे, 2 कोऑर्डिनेट चेंज होने वाले, या तो XY या फिर YZ या फिर ZX। बोलो क्लियर। ठीक है, या तो XY या फिर XY, ये XY। ठीक है, इस प्लेन के अंदर जैसे कि मैंने इसके ऊपर लिख रखा है, तो ये इधर भी लिखा जा सकता है, इधर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, XY प्लेन है। या फिर YZ, इधर वाला और इधर वाला YZ प्लेन। इधर इस ब्लैक बोर्ड को मैं ऐसे रख दूं तो ये हुआ YZ प्लेन, ये रहा YZ प्लेन। ऐसे ही ZX, ऐसे ही YZ, ऐसे ही क्या आएगा ZX। यहाँ पे अगर अपन इसको ऐसे ले लेते हैं, ये तो X हो और इधर Z हो, इस टाइप का जो प्लेन आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, ZX प्लेन बोलेंगे। तो इस टाइप से अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये तो रे है अपने, ये तो अपने पास में एक स्मूथ प्लेन मिरर है और यहाँ से कोई रे गई, यहाँ से ये देखो ये गई इंसिडेंट, और यहाँ पे रहा नॉर्मल, और इधर जाके इधर चली गई। तो इस रे के अंदर तुम देखो कि X चेंज हो रहा है और Y चेंज हो रहा है। ये ऊपर से नीचे भी आ रही है और क्या जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है। X और Y दोनों चेंज हो रहे हैं, जबकि इसके अंदर भी यही है, यही प्लेन होगा, इसके अंदर भी यही होगा। इस साइड में कोई भी रे नहीं जाएगी इनमें से। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों सेम प्लेन के अंदर हैं। क्लियर। तो चलिए अब पढ़ते हैं और आगे। अब हम देख लेते हैं कुछ नोट। एक नोट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब यहां पर अपने पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर ना तो रे की वेवलेंथ चेंज होती है, लेमडा भी चेंज नहीं होगा, लेमडा चेंज नहीं होगा, और ना ही इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। क्लियर। सिर्फ चेंज होती है उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी विल बी चेंज। ना तो इसकी वेवलेंथ चेंज होती है, ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और ना ही वेलोसिटी चेंज होती है। ये भी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। बस क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी चेंज होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई रे इस प्रकार से आ रही है, ऐसे गई, ठीक है, तो टकराने के बाद में जिस इंटेंसिटी के साथ में आई थी, जो इसकी वेवलेंथ थी पहले, वो की वही वेवलेंथ रहेगी, वो की वही फ्रीक्वेंसी रहेगी, और जो उसकी स्पीड थी पहले टकराने के बाद में, जाने के बाद में भी स्पीड वो की वही रहेगी इसकी। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि वो साफ कितना दिखाई दे रहा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एकदम यहाँ पे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, तो टकराने के बाद में, जैसे कि मान लिया कि एक बॉडी यहाँ पे प्लेस है और यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं, ये सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, ये मुझे देख रहा है। एक तो ये डायरेक्ट देखे इसे, एक तो ये डायरेक्ट भी देख सकता है, और एक देखे अब मेरी इमेज यहाँ पे। ठीक है, तो अब दोनों में मैं दिखाई दे रहा हूं, मेरा चेहरा दोनों में दिखाई दे रहा है। यहां डायरेक्ट भी देख सकता है, ये इधर भी देख सकता है, लेकिन ज्यादा साफ कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से साफ दिखाई देगा। इंटेंसिटी थोड़ी सी बेस्ट ज्यादा रहेगी इसकी, और बाकी ये सेम टू सेम दिखाई देता है।
इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। डायरेक्ट अपन देखने में इंटेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहती है, जबकि हम जब इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर बात। तो चलिए ये अपन ने कर लिया है। अब देखते हैं अपन इसका एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं, मान लिया अपने पास में कि ये अपने पास में एक प्लेन मिरर है। ओके, एक रे जाती है इस साइड से और ये रिफ्लेक्टेड होके चली गई यहाँ पे, और ये है इसका नॉर्मल। ठीक, ये एंगल दे दिया 30 डिग्री। तो बताओ ये एंगल आई कितना होगा और एंगल आर कितना होगा। एंगल आई की वैल्यू अपने को बतानी है और एंगल आर की वैल्यू अपने को बतानी है। तो हमें पता चल रहा है कि ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल तो हमेशा सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, और ये 30 का हो गया, तो ये बोलो कितने का, 60 डिग्री का। दिखाई दे रहा है ना, हाँ मुझे पता है आप बोल रहे हो और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये 60 डिग्री। और आर जो है आई भी कितना आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आती है। चलो ये हो गया अपने पास में एक। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, अगर कोई रे, ये कोई रे है, ये रे, ये एक अपने पास में मिरर है और इसके अंदर अगर कोई रे नॉर्मल की डायरेक्शन से आती है, यानी कि जिस साइड में नॉर्मल है उसी की डायरेक्शन से रे आ रही है, यानी कि ऐसे कैसे आ रही है, तो हम जानते हैं कि इधर की इधर चली जाएगी। तो अब इस कंडीशन के अंदर आप एंगल आई की वैल्यू बताइए और एंगल आर की वैल्यू बताइए। इस कंडीशन के अंदर आप एंगल आई की वैल्यू बताइए और एंगल आर की वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ऑन द सरफेस, तो इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल एंगल की वैल्यू बताइए। तो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो ज़्यादातर तो क्या सोचेंगे कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। कुछ लोग होंगे ऐसा सोचेंगे, तो ध्यान रखो ये 90 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंसिडेंट एंगल जो एंगल होता है वो होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो नॉर्मल भी इधर ही है, इंसिडेंट एंगल भी इधर ही है, इंसिडेंट रे भी इधर ही है, तो थीटा इक्वल टू आई इक्वल टू 0 डिग्री। नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है लेकिन हमें एंगल किसके बीच का देखना है, सरफेस से थोड़ी देखना है, हमें तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे है उसके बीच का एंगल देखना है, तो जो कि 0 डिग्री है और आई 0 है, तो ये भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अरे बात आती है समझ में। चलिए ये अपन ने कर लिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं इसके बारे में आगे, इसके बारे में अपने को आगे देखना है। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म कैसे होती है, ठीक है कि नहीं। तो मान लिया अपने पास में एक प्लेन मिरर है, ये रहा प्लेन मिरर, ठीक है। वैसे तो अपन जानते हैं कि इमेज कैसी फॉर्म होगी, अपन हमेशा देखते हैं, दिन में काफ़ी बार देखा जाता है, कई बच्चे तो 10-10 बार भी देख सकते हैं, 100-100 बार भी देख लेते हैं कई लोग। अब यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। अब ये अपने को दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इससे बहुत सारी रेज निकल रही हैं, तो मैं इससे बहुत सारी रेज निकाल सकता हूं, लेकिन हमारा काम जो हो जाएगा 2 रेज के अंदर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि एक रे तो मान लिया कि यहाँ पे गई है, यहाँ से तो ये रे गई, तो जितने एंगल पर गई ये ऐसे चली जाएगी, ये होगा इसका नॉर्मल, बोलो होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये रे इस प्रकार से जाए, यहाँ पे गए, तो ये रे अब किधर जाएगी, इस डायरेक्शन, क्योंकि जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल तो ये भी होगा। तो यहाँ पे तुम इसको आगे की ओर मिलाओगे तो तुम पाओगे कि यहाँ पे ये मिलती हुई लग रही है, तो यहाँ पे ये मिलेंगे आपस में, ठीक है। तो तुम एग्जैक्टली पाओगे कि यहाँ पे जो ये तो इमेज है अपनी, और ये है अपने पास में, ये तो ऑब्जेक्ट है और ये है अपने पास में इमेज, ठीक है। तो इमेज जो बन रही है वो मिरर के अंदर बन रही है, इनसाइड द मिरर, मिरर के इनसाइड में बन रही है, और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बन रही है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। और क्या होगा यहाँ पे जो बन रही है ये वर्चुअल बन रही है,
कैसी बन रही है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब ये इसको अपन छू नहीं सकते हैं, ये अपने को सिर्फ लग रहा है कि ऐसा है लेकिन है नहीं अंदर। जैसे कि मान लो कि अब ये मेरे पास में मिरर है और उसके मैं अपने हेयर स्टाइल ठीक करना चाहता हूँ, मेरे सर के हाथ लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मिरर के सामने अगर मैं हाथ लगाता हूँ, बढ़ाता हूँ हाथ, तो वह मेरे सर पर हाथ नहीं लगेगा, वो लगेगा, वो भी अपना हाथ बढ़ाएगा और हाथ से ही हाथ टच होगा। तो इसको अपन बोलते हैं वर्चुअलिटी, यानी कि ये जो इमेज बन रही है वो क्या बन रहा है? वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल बन रही है। और यहां पे जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, सीधी बन जाती है इमेज। क्लियर बात? तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। क्लियर? अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड। कुछ बातें हैं जो कि प्लेन मिरर से रिलेटेड हैं, जो अपने को बतानी है। वैसे तो हम जानते हैं काफ़ी अच्छे से बातें, क्योंकि जो चीज़ें अपने यूज़ करते हैं वो हम जान जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है ऐसे, ये रहा आदमी, ठीक है। इसकी इमेज जो बनेगी यहां बनेगी, ये इमेज इसकी बन जाती है। अब तुम देखो इसकी रियलिटी। तो पहला पॉइंट तो क्या आएगा? जो इमेज बन रही है वो इनसाइड द मिरर इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, यही तो होगा। एक पॉइंट तो ये आ गया। सेकेंड पॉइंट है, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा हमें भी ऐसा लगेगा कि इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर है। तो ये जो अपने पास में कितना है? u है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये भी कितना होगा? u ही होगा। या फिर 10 मीटर मान लेता हूँ तो हमें ऐसा लगेगा कि 10 मीटर ही ये है, 10 मीटर ही अंदर ये है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पीछे है, पीछे बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मिरर के पीछे जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई इमेज नहीं है। यहीं से अपने को ऐसा लगेगा कि अंदर कि पीछे की ओर इमेज है, अंदर है इमेज ही। कैसी है? अंदर है। क्लियर बात? एक बात। दूसरी बात ये भी क्लियर। तीसरी है अपने पास में, अगर मैं इसकी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करता हूं, मान लिया मैं v बराबर 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की ओर जा रहा हूं, तो ये भी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आगे की ओर जाएगा। अगर मैं 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की ओर जा रहा हूं तो ये भी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही इस साइड में आएगा। अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जाता है तो ये भी इस साइड में 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा। क्लियर बात? अरे कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट भी क्लियर। चौथा पॉइंट अपने को बताता है कि ये अगर मैं मिरर के सामने इस साइड में खड़ा हूं तो मेरा जस्ट इमेज बनेगी ऐसे, यही होगा ना। यानी कि जो मिरर है, प्लेन मिरर है, वो लेफ्ट को तो राइट शो करता है, लेफ्ट को राइट शो करेगा और राइट को लेफ्ट शो कर देगा। ये इसका बिहेवियर है। तो अगला देखते हैं, फिफ्थ। अगला अपन देखते हैं, अगर ये इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर, और इसकी यहां से डिस्टेंस 10 मीटर, तो टोटल जो डिस्टेंस आती है दोनों के बीच की वो आ जाती है 20 मीटर। दोनों की कितनी आ रही है? 20 मीटर डिस्टेंस है। अब इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मीटर बाद में ये तो कहाँ पहुँच जाएगा? 1 मिनट बाद में यहाँ पहुँच जाएगा, और ये भी 1 मिनट बाद में कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। तो ये 1 मीटर चल गया, ये भी इस साइड में 1 मीटर चल गया, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आई कितनी आई? 18 मीटर पर सेकेंड। 18 मीटर, दोनों की डिस्टेंस कितनी बच गई? 18 मीटर 1 सेकेंड में, क्योंकि एक ये इधर चला और एक ये इधर चला, यानी कि दोनों की जो रिस्पेक्टिव वेलोसिटी है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के जो रिलेटिव में तो चल रहा 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में, तो जो इमेज है वो भी इसके साथ में 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में चलती है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट इमेज के रिस्पेक्ट में 2v वेलोसिटी के साथ में आपस में मूव करते हैं। यही हुई ना बात। एक बात ये क्लियर हो जाती है। अगला है अपने पास में 6 पॉइंट। अगर हमारे पास 2 मिरर हैं और यहां पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, ये यहां पर कोई बंदा खड़ा है, तो अब इसकी जो इमेज बनेगी, एक तो यहां बनती है, एक यहां बनती है, एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी। अगर इनफाइनाइट लेंथ के हैं तो इसकी इमेज भी कितनी बनेगी? इनफाइनाइट्स बनेगी।
यानी कि क्या बोला जाए कि अगर अपने पास में दो मिरर्स हैं, प्लेन मिरर, उनके सामने हम क्या करते हैं कि एक उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दे तो उसकी इमेज इनफाइनाइट बनती है। हमने देखा भी होगा, हम नाई की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ ही पे ऐसा होता है कि दोनों तरफ क्या लगे रहते हैं, जो मिरर्स लगे रहते हैं। हम सामने देखते हैं तो अपनी एक इमेज यहाँ एक जस्ट पीछे भी बनती है, ठीक है, जहाँ पे अपन ये पीछे की ये गुद्दी देख लेते हैं, उसके बाद में जस्ट एक ऊपर और बनती है, फिर बाद में जस्ट उसके भी ऊपर बनती है, ऐसे बनती जाती है। अगर इनफाइनाइट लेंथ के होंगे तो कितनी बनेगी, इनफाइनाइट लेंथ की बनेगी, यानी कि इनफाइनाइट इमेज बन जाती है। इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि एक और पॉइंट है अपने पास में, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लिया कि मैं हूँ, मेरी जो हाइट है वो 6 फीट है, अगर मैं अपने आप को कंप्लीटली देखना चाहता हूँ किसके अंदर, मैं अपने आप को कंप्लीटली देखना चाहता हूँ एक मिरर के अंदर और मुझे छोटे से छोटा मिरर लगाना है, तो मिरर की जो साइज है मैं किसी भी टाइप से फिक्स कर लूँ उसको, मिरर की साइज कम से कम मेरी हाइट से आधी होनी चाहिए, तभी मैं पूरा का पूरा देख पाऊंगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि मान लिया कि मेरे बाल बहुत सुंदर और मैंने नए जूते पहन रखे हैं, तो मैं दोनों चीज़ों को एक साथ देखना चाहता हूँ, तो मुझे बाल भी देखने और मेरे जो जूते भी देखने हैं, तो क्या करूँगा, मैं वहाँ पे देखूंगा। तो अपने को ऐसे फिक्स करना है उसको, बड़े में तो अपन कितने में भी देख सकते हैं, लेकिन छोटे से छोटा कैसा भी फिक्स कर लो तुम, कम से कम अपनी हाइट का आधा होना चाहिए, तभी हम अपने आप को कंप्लीट देख पाएंगे। दूसरा अपने को इतने से मिरर में भी देख सकता है, लेकिन हम अपने आप को क्या देख रहे हैं, कंप्लीटली देखना चाहते हैं, तो अपनी हाइट का कम से कम भी कितना होना चाहिए, वो आधा होना चाहिए। आधे से थोड़ा सा भी छोटा है तो हम कभी भी अपने आप को कंप्लीटली नहीं देख पाएंगे। आती बात समझ में। तो ये हो गए प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया है प्लेन मिरर। इससे ज़्यादा अपने को ज़्यादा देखना नहीं है इसके बारे में, बस इतना सा था अपने सिलेबस के अंदर जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं अपने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे रखा अपना टेलीग्राम का लिंक, उसके अंदर हमने इसके PDF नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और व्हाट्सएप पर भी भेज दिए गए हैं आप लोगों को। इसको नोट करिए और लाइक और कमेंट साथ साथ में करते रहिए ताकि हम ये वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।